हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीटा बायोलॉजी। और आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स। ओके, तो जेनेटिक्स में एकदम बेसिक से बात करें तो जेनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। सो स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। तो सबसे पहले हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी होता है कि ये जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स जो होते हैं वो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि अपने जैसे और लोग। ओके, तो पेरेंट्स से कैरेक्टरिस्टिक्स जब ट्रांसफर होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर होना, उस प्रोसेस को कहते हैं हेरिडिटी। ओके, सो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। सो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उनमें ऑलमोस्ट 200 कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफर होते हैं। तो वेरिएशंस क्या होते हैं? वेरिएशंस होती है द स्टडी ऑफ डिफरेंसेस among individuals of same species। important point, ठीक है। अब दो ह्यूमंस हैं, ओके, दोनों हैं तो ह्यूमंस ही, सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल्स हैं, बट दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं? ऑब्वियसली दो ह्यूमंस एकदम सेम नहीं होंगे अनलेस दे आर ट्विन्स। तो उसमें दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं उन्हें बोलेंगे वेरिएशंस। वेरिएशंस क्या होते हैं? दे आर द रॉ मटेरियल फॉर एडेप्टेशन एंड इवोल्यूशन। याद रखना। ओके, सो द स्टडी ऑफ डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज और पॉपुलेशन। तो एक ही स्पीशीज की पॉपुलेशन में जो डिफरेंसेस होंगे बिटवीन इंडिविजुअल्स आर वेरिएशंस। वेरिएशंस पे ही इवोल्यूशन और एडेप्टेशन डिपेंड करते हैं। ओके, अब वेरिएशंस जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। ओके, सोमैटिक वेरिएशंस एंड जर्मिनल या ब्लास्टोजेनिक वेरिएशंस। जो सोमैटिक वेरिएशंस होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिकली एक्वायर्ड वेरिएशंस होते हैं। ओके, क्यों ये इंडिविजुअल अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करता है, पेरेंट से इनहेरिट नहीं करता, ना ही अपने फर्दर ऑफस्प्रिंग्स को खुद इनहेरिट करवाता है। ओके, तो इसका मतलब क्या ही हो गया? नॉन इनहेरिटेबल। ओके, तो अब ये क्यों अराइज हो सकते हैं? कॉजेस क्या हैं? अराइज ड्यू टू एनवायरमेंट। जैसे भी एनवायरमेंट में रिक्वायरमेंट आई उसके हिसाब से इसको इनहेरिट कर लिए कुछ वेरिएशंस, यू नो, टू मेक लाइफ प्रोसेस ईजियर। तो उसके लिए हो सकता है कि ये वेरिएशंस अराइज हों। दूसरा, यूज और डिसयूज। ओके, तो ये अपन जनरली देखते हैं कि कुछ ऑर्गन्स जो होते हैं वो
स्पीशीज़ में कुछ समय तक देखने को मिलते हैं, उसके बाद वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। ओके, तो वो एक्सटिंक्शन क्यों होता है? वो इसकी वजह से होता है, अगर उनको एनवायरनमेंट में अपने लाइफ टाइम में उस चीज़ की ज़रूरत पड़ना ख़त्म हो जाती है तो धीरे धीरे करके वो ऑर्गन्स जो हैं वो भी एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। ओके, तो यूज़ और डिसयूज़, तो सेम वे अगर कोई चीज़ ज़रूरत ना पड़ने की वजह से हट सकती है तो कोई चीज़ ज़रूरत होने की वजह से डेवलप भी हो सकती है। ओके, सो ये यूज़ और डिसयूज़ पे डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट जर्मिनल या प्लास्टोजेनिक वेरिएशंस। अब ये क्या होते हैं? ये एक्वायर्ड नहीं होते हैं, ये जो होते हैं प्रेजेंट बाय बर्थ। ओके, अगर बर्थ से प्रेजेंट होते हैं तो ऑब्वियसली बात है पेरेंट्स से एक जनरेशन में आए हैं और फिर उस जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएंगे। ओके, तो ये क्या हो जाते हैं? इनहेरिटेबल वेरिएशंस। ओके, इनके कॉजेज क्या क्या होते हैं? ड्यू टू म्यूटेशन, okay, due to crossing over, it can arise due to independent assortment. ओके, तो ये कॉल्स आपको ध्यान रखने हैं दोनों के। इसमें सभी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं और इसमें ये इनहेरिटेबल होते हैं और प्रेजेंट बाय बर्थ होते हैं, तो ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट अपन क्या पढ़ रहे हैं? ब्लास्टोजेनिक या फिर जर्मिनल वेरिएशंस। ओके, और ये बेसिकली दो टाइप की होती है, कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। अब कंटिन्यूस वेरिएशंस कौन सी होती हैं? वो वेरिएशंस जो कि प्रेडिक्टेबल हो। ठीक है, जो अपन प्रेडिक्ट कर सकें कि ये नेक्स्ट जनरेशन में भी अपने को देखने मिलेगी। ओके, वो होती हैं कंटिन्यूस वेरिएशंस। अब इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? फर्स्ट कॉज इसका होता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर अभी अपन डिटेल में पढ़ेंगे। क्रॉसिंग ओवर फर्स्ट कॉज होता है इसका एक और कॉज हो सकता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और इसका एक और कॉज होता है, वो होता है रैंडम फर्टिलाइजेशन। रैंडम फर्टिलाइजेशन। ओके, तो ये तीन मेन कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से कंटिन्यूस वेरिएशंस आकर होती हैं एक स्पीशीज में। ओके, इसका नेक्स्ट टाइप है डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस। डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस जो होते हैं वो होते हैं सडन चेंजेस। ठीक है, ये एकदम से एब्रप्टली किसी जनरेशन में अकर हो जाते हैं। सो दीज आर सडन और एब्रप्ट। और क्योंकि ये सडन चेंजेस होते हैं इसलिए ये अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। सो दिस इज अनप्रिडिक्टेबल वेरिएशन। ओके, सो अनप्रिडिक्टेबल वेरिएशंस। और इसका मेनली कॉजेज क्या होते हैं कि म्यूटेशन। ओके, किसी जीन में म्यूटेशन हो जाए तो उसकी वजह से कभी कभार अपने को
एक वेरिएशन देखने को मिलता है जो कि कंटिन्यूस नहीं होता, पूरी स्पीशीज में नहीं होता, किसी एक आध जनरेशन में दिख जाता है। ओके, सो मेन कॉज इज म्यूटेशन। ओके, तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कंटिन्यूस वेरिएशंस। अब कंटिन्यूस वेरिएशंस के भी 2 टाइप्स होते हैं। ओके, तो कंटिन्यूस वेरिएशंस होती हैं प्रेडिक्टेबल वेरिएशंस। ओके, और इनके इसका मेन कॉज क्या होता है? एक तो क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो सकता है, या फिर रैंडम फर्टिलाइजेशन हो सकता है। अब कंटिन्यूस वेरिएशंस जो होती हैं वो भी 2 टाइप की होती हैं, सब्सटैंटिव वेरिएशन एंड मेरिस्टिक वेरिएशंस। दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो सब्सटैंटिव वेरिएशंस होती है वो, उनमें जो डिफरेंस होता है वो अपीयरेंस का होता है। ओके, सो डिफरेंस इन अपीयरेंस। तो अपीयरेंस से एसोसिएटेड जो कैरेक्टर्स होते हैं उसमें डिफरेंस आना, उसको बोलते हैं सब्सटैंटिव वेरिएशन। इसके एग्जांपल्स क्या हो गए? जैसे कि ह्यूमन हाइट। ओके, ओके, या फिर स्किन कलर। तो ये अपीयरेंस वाइज डिफरेंस आ जाता है, वो होती है सब्सटैंटिव वेरिएशन। दूसरा टाइप होता है मेरिस्टिक वेरिएशंस। इसमें क्या होता है, इसमें जो डिफरेंस जो एसोसिएटेड होते हैं कैरेक्टर्स से वो नंबर के बेस पे होता है। सो डिफरेंस इन नंबर्स बेस्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, तो इसमें जो मेनली एग्जाम्पल्स होंगे वो है जैसे कि नंबर ऑफ टेंटिकल्स इन हाइड्रा, या फिर द नंबर ऑफ आर्म्स इन अ स्टारफिश। ओके, तो एग्जाम्पल number of tentacles in hydra, या फिर number of arms in starfish। ओके, तो जो डिफरेंस जो आता है वो किससे एसोसिएटेड होता है? नंबर्स से। नंबर्स वाले जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ फिंगर्स, ओके, ये नंबर्स से एसोसिएटेड कैरेक्टर है। बाकी जो स्किन कलर है, किसी का स्किन टोन डार्क या लाइट है, तो वैसी उसमें जो डिफरेंस आता है वो अपीयरेंस एसोसिएटेड कैरेक्टर्स में आता है, वो होते हैं सब्सटैंटिव वेरिएशंस। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। तो नेक्स्ट अपन देख रहे हैं डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस। डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस वेरिएशंस किसके टाइप्स हैं? वो हैं ब्लास्टोजेनिक या जर्मिनल वेरिएशंस के 2 टाइप्स। और कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस दोनों ही वेरिएशंस के फिर खुद के 2 टाइप्स हैं, और वो हैं सब्सटैंटिव वेरिएशंस एंड मेरिस्टिक वेरिएशंस। ओके, अब पिछली बार अपन ने देखा था कि जो सब्सटैंटिव वेरिएशंस होते हैं वो उसमें क्या आता है? डिफरेंसेस इन द अपीयरेंस। ओके, सो अपीयरेंस एसोसिएटेड कैरेक्टर्स में डिफरेंस आना। सो डेफिनेशन सेम है। डिफरेंस इन अपीयरेंस एसोसिएटेड कैरेक्टर्स। तो इसमें डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस के जो एग्जाम्पल्स हो जाएंगे वो क्या हैं? जैसे कि हेयरलेस कैट, तो जनरली तो कैट के हेयर प्रेजेंट होते हैं, बट समहाउ अगर एक कोई हेयरलेस कैट है तो उसमें जो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस अपने को देखने को मिल रहा है वो है सब्सटैंटिव वेरिएशन। ओके, और एक और हो गया इसमें शॉर्ट लेग्ड एनियन शीप। तो जो शॉर्ट लेग्ड एनियन शीप है वो भी सब्सटैंटिव वेरिएशंस का एग्जाम्पल होगी, क्योंकि उसमें जो
डिफरेंस अपन देख रहे हैं इन दोनों केसेस में, वो क्या है, अपीयरेंस एसोसिएटेड कैरेक्टर्स में डिफरेंस है, यानी कि नॉर्मल से उनकी अपीयरेंस अलग हो गई है। ओके, नेक्स्ट मेरिस्टिक वेरिएशंस, इसमें जो डिफरेंस होगा जैसे कि पिछली बार पढ़ा था वो होगा नंबर्स एसोसिएटेड कैरेक्टर। नंबर्स एसोसिएटेड कैरेक्टर्स के बेस पे डिफरेंस, इसमें आ जाएगा पॉलीडेक्टाइली। ओके, तो पॉलीडेक्टाइली क्या होता है, जो नंबर्स के बेस पे अपनी 5 फिंगर्स होनी चाहिए, ओके, कायदे से, लेकिन कभी कभी एक एक्स्ट्रा फिंगर प्रेजेंट होती है किसी किसी ह्यूमंस में, तो वो चीज़, वो केस हो जाता है पॉलीडेक्टाइली का। ओके, इसका एक और एग्जांपल है सिंगल किडनी, कभी कभी किसी में प्रेजेंट होती है। सिंगल किडनी की जो कंडीशन होती है, सर्जिकली रिमूव करके सिंगल किडनी नहीं, बाय बर्थ ही सिंगल किडनी प्रेजेंट होना किसी ह्यूमन में, दैट इज अ डिफरेंट, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टिक वेरिएशंस। क्योंकि नॉर्मल क्या है, नॉर्मल है 2 किडनी होना बॉडी में या फिर 5 फिंगर्स होना, लेकिन अगर 5 की जगह 6 है या 2 किडनी की जगह 1 किडनी है सिर्फ, तो वो हो गया मेरिस्टिक वेरिएशंस। ओके, नेक्स्ट अपन कुछ जनरल टर्मिनोलॉजीज डिस्कस कर लेते हैं जेनेटिक्स की। तो उसमें सबसे पहले क्या आता है, जीनोटाइप। अब जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप होता है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि उसमें किस तरह के जीन्स और किस तरह के डीएनए वगैरह प्रेजेंट हैं, उसे बोलेंगे, वो सारा जो अंदर का जो उसका फ्रेमवर्क होता है उसको बोलेंगे जीनोटाइप। ओके, फिनोटाइप क्या होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ जीनोटाइप फॉर टॉल, राइट। सो ये जो हो गया, दिस कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज जीनोटाइप। और जो हमें एक्सटर्नली देखने के लिए मिलेगा, इसका रिजल्ट वो होगा टॉल, यानी कि एक टॉल प्लांट या टॉल ह्यूमन बीइंग। ओके, तो वो क्या होगा, फिनोटाइप। ओके, यानी अगर ये जीनोटाइप प्रेजेंट है तो ये फिनोटाइप दिखेगा अपने को, और अगर स्मॉल प्रेजेंट, अगर ये वाला जो है जीनोटाइप प्रेजेंट होता तो इसका रिजल्ट क्या होता, शॉर्ट। ठीक है, तो ये जीनोटाइप हो जाता, ये फिनोटाइप हो जाता। ओके, नेक्स्ट है जीन। जीन क्या होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, जीन इज फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। अब जैसे कि डीएनए है, ठीक है, ये पूरा जो हो गया ये डीएनए है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा ही डीएनए फंक्शनल हो। ओके, तो सपोज इसका सिर्फ इतना सा पार्ट, ये जो पोर्शन है सिर्फ ये फंक्शनल है, तो ये जो फंक्शनल पार्ट है इसको अपन बोलेंगे जीन। ये जो नॉन फंक्शनल पार्ट है इसको नहीं बोलेंगे अपन जीन। ओके, तो जीन क्या होता है, द फंक्शनल सेगमेंट, क्योंकि ये इतना सा ही फंक्शनल सेगमेंट है इस डीएनए का, तो इसको बोलेंगे जीन। अब क्या होता है, जीन इज ऑलवेज डीएनए, क्योंकि वो डीएनए का ही सेगमेंट है, इसलिए जीन हमेशा ही क्या होगा, डीएनए से बना होगा। लेकिन जो डीएनए है वो मे और मे नॉट बी द जीन। ओके, तो इसमें जैसे कि ये पूरा डीएनए है, ओके, लेकिन ये पूरा जीन तो नहीं है, ऐसा तो अपन नहीं कह सकते कि ये पूरा ही जीन है। क्यों,
क्योंकि इसका फंक्शनल पार्ट तो सिर्फ इतना सा है, तो सिर्फ जो फंक्शनल पार्ट इतना सा है वो ही जीन है। यानी जीन तो हमेशा ही डीएनए का पार्ट होगा, लेकिन पूरा डीएनए जो है वो उसको जीन बोलेंगे या नहीं ये ज़रूरी नहीं। ओके, सो जीन इज़ ऑलवेज डीएनए, बट डीएनए मे और मे नॉट बी जीन। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इसमें बहुत कन्फ्यूजन भी होती है, इसलिए इसको लाइक कीवर्ड्स अगर आप याद रखेंगे जो मैंने रेड में लिखा है, दीज आर द कीवर्ड्स। सभी जितनी भी चीज़ें अपन पढ़ रहे हैं उनके सिर्फ अगर आप द टर्म और उससे रिलेटेड कीवर्ड अगर आप याद रखेंगे तो उतने में ही मतलब आपको पूरा चीज़ समझ आ जाएगी। ओके, सो हम जनरल टर्मिनोलॉजीज पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स की, और उसमें जो नेक्स्ट है वो है क्लोन। अब ये जो 4 टर्म्स हैं इसमें थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती है जनरली, क्योंकि बहुत थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इन सब में। ओके, तो वो अपन देख लेते हैं। क्लोन क्या होते हैं? क्लोन जो होते हैं वो होते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको क्लोन्स कहते हैं। ये जनरली ग्रुप में होते हैं, और ये जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट जनरेशन और जो डॉटर जनरेशन होती है, वो दोनों एकदम सेम होती है कैरेक्टरिस्टिक्स में और अपीयरेंस में। ओके, तो उनको बोलते हैं क्लोन्स, और ये जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ऑफस्प्रिंग क्या होता है? ऑफस्प्रिंग होते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगेन टर्म याद रखना है और कीवर्ड याद रखना है, और फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसको लॉन्ग टर्म याद रखने में। ओके, तो ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये पेरेंट्स से कंप्लीटली सिमिलर नहीं दिखते हैं, एकदम डिटो अपीयरेंस नहीं होती है, कुछ कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बट एकदम कॉपी नहीं होते हैं पेरेंट्स की। ओके, तो सिबलिंग्स। अब सिबलिंग्स क्या होते हैं? प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रॉम सेम पेरेंट्स। कीवर्ड सेम पेरेंट्स। ओके, तो उनको सिबलिंग बोलेंगे, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट्स हैं ऑफ सेम पेरेंट्स। ठीक है, फिर ट्विन्स क्या होते हैं? ट्विन्स होते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ अगेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रॉम ऑब्वियसली सेम पेरेंट्स। सेम पेरेंट्स थ्रू, अब ये इंपॉर्टेंट है, सेम प्रेगनेंसीज। ओके, तो प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रॉम सेम पेरेंट्स थ्रू सेम प्रेगनेंसीज। अगर डिफरेंट प्रेगनेंसीज में होते तो उनको अपन ट्विन्स नहीं कहते, उनको बोलते हैं अपन सिबलिंग्स। ओके, तो सिबलिंग्स और ट्विन्स में यही डिफरेंस है कि वो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट्स फ्रॉम सेम पेरेंट्स बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट प्रेगनेंसीज। ओके, एंड ट्विन्स जो होते हैं वो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट्स फ्रॉम सेम पेरेंट्स बट थ्रू द सेम प्रेगनेंसीज। ओके, अब कितने टाइप के ट्विन्स हो सकते हैं वो अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ ट्विन्स। ओके, तो 3 बेसिक टाइप्स होते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विन्स, सियामीज ट्विन्स एंड डाइजाइगोटिक ट्विन्स। तीनों में डिफरेंस क्या होता है कि फर्स्ट हम देखते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विन। तो उसमें क्या होता है, एक ओवम बनता है, एक स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होता है
और सिंगल जाइगोट बनाता है। फिर यहाँ पे क्लीवेज होता है, ठीक है, ब्लास्टुला बनते हैं। अब ये जो स्टेज आती है यहाँ पे जो जाइगोट होता है वो 2 ब्लास्टुला में बेसिकली डिवाइड होता है। ओके, तो सेपरेशन हो जाता है और फिर क्योंकि दोनों ब्लास्टुला सेपरेट हो गए इसलिए 2 ऑफस्प्रिंग बनेंगे। ओके, तो मोनोजाइगोटिक मीनिंग सिंगल ओवम। ओके, एक ओवम होता है और एक स्पर्म होता है, दोनों से जाइगोट बनता है, क्लीवेज होती है, ब्लास्टुला स्टेज पे दोनों डिवाइड हो जाते हैं और 2 अलग अलग ऑफस्प्रिंग्स ऑब्टेन होते हैं। सियामीज ट्विंस में थोड़ा डिफरेंट होता है, उसमें क्या होता है कि एक ओवम होता है, एक स्पर्म होता है, जाइगोट बनाते हैं, क्लीवेज होता है, सेम स्टेज ब्लास्टुला बनता है। बट यहाँ पे जो है पूरा 100% सेपरेशन नहीं हो पाता। ओके, तो उसके रिजल्टेंट क्या होता है, जो 2 ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं वो आपस में किसी तरह अटैच्ड होते हैं। ओके, तो सारा प्रोसीजर सेम है, बस इस स्टेज पे क्योंकि सेपरेशन पूरा नहीं होता है, 100% सेपरेशन नहीं होता है जैसा कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस में होता है, तो जो दोनों ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो आपस में किसी तरह अटैच रह जाते हैं थ्रू सम बॉडी पार्ट। ओके, अब जो डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं उसमें कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस होता है। इसमें एक ओवम बनता है, वो एक स्पर्म से फर्टिलाइज होता है, फिर एक जाइगोट बनता है, फिर बेसिकली वो जो है क्लीवेज होने के बाद एक ऑफस्प्रिंग बना लेता है, जो कि नॉर्मल प्रेगनेंसी का जो प्रोसीजर है सेम। लेकिन जो क्योंकि ये डाइजाइगोटिक ट्विंस हैं तो इसमें 2 ओवम बनेंगे जो कि 2 स्पर्म्स के साथ फर्टिलाइज करेंगे, फिर 2 जाइगोट बनेंगे और उसका रिजल्टेंट 2 ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे अलग अलग। ठीक है, तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं उसमें सिंगल ओवम सिंगल स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होता है, जाइगोट बनाता है और रिजल्टेंट ब्लास्टुला जो होता है उसका प्रॉपर सेपरेशन होता है, दोनों कंप्लीटली सेपरेट होते हैं और 2 अलग अलग ऑफस्प्रिंग्स बनाते हैं। ठीक है, सियामीज ट्विंस जो होते हैं उसमें अलग होता है, उसमें ओवम और स्पर्म फर्टिलाइज होते हैं, जाइगोट बनता है, ब्लास्टुलर स्टेज में कंप्लीट सेपरेशन नहीं हो पाता, तो जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो किसी तरह से आपस में अटैच रहते हैं थ्रू सम बॉडी पार्ट। और डाइजाइगोटिक ट्विंस जो होते हैं उसमें 2 ओवम बनते हैं, 2 अलग अलग स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करते हैं, 2 अलग अलग जाइगोट बनते हैं और 2 रिजल्टेंट अलग अलग ऑफस्प्रिंग बनते हैं। तो ये जो है ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ओके, इस तरह से याद रखेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा, ज़्यादा समय तक याद रहेगा और डिफरेंस भी तीनों के अच्छे से याद रहेंगे। ठीक है, ओके, जो नेक्स्ट अपन टर्म पढ़ रहे हैं वो है जीनोम। जीनोम क्या होता है, सम टोटल ऑफ ऑल द जीन्स प्रेजेंट ऑन वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, वन सिंगल सेट ऑफ chromosomes. ओके, जीनोम और जीन पूल में क्या डिफरेंस है, जीन पूल जो होता है वो होता है सम टोटल ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन ऑल इंडिविजुअल्स, ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन। जीनोम क्या होता है, सम टोटल ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन वन सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, और जीन पूल क्या होता है, जो सम टोटल ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ वन सिंगल पॉपुलेशन।
अब एलील क्या होता है? एलील होता है ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स, ओके, जो कि क्या ऑक्यूपाई करते हैं? सेम लोकस, जो कि सेम लोकस ऑक्यूपाई करते हैं और रेगुलेट्स सेम कैरेक्टर्स, उनको बोलते हैं एलील्स, ओके। एलील्स आर ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स जो कि ऑक्यूपाई करते हैं सेम लोकस, ये उनकी पोजीशन है, एंड रेगुलेट्स सेम कैरेक्टर्स, ये उनका फंक्शन है, ओके। तो ये तीनों टर्म आपको ध्यान रखनी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। एलील्स के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो एलील जो होते हैं, सो ऑल एलील्स आर जीन्स, but all genes या फिर a gene may or may not be allelic, यानी सारे जो एलील्स होते हैं वो जीन्स होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जीन जो है वो एलीलिक हो, यानी कि उसके ऑल्टरनेट फॉर्म्स प्रेजेंट हों, ओके। एंड एलीलिक जीन्स आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ज़रूरी नहीं कि एक होमोलोगस क्रोमोसोम पे जितने भी जीन्स प्रेजेंट हों वो सभी एलीलिक हों, ओके। अब एलील जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। जो होमोजाइगस होते हैं ये होता है सिमिलर टाइप ऑफ एलीलिक जीन्स, ओके। एग्जाम्पल जैसे कि टी, ओके, और टी। अब इसमें ये दोनों ही फॉर्म सिमिलर हैं, सेम दिस, दोनों ही सिमिलर हैं। और हेटेरोजाइगस क्या होते हैं? डिसिमिलर टाइप ऑफ एलीलिक जीन्स। एग्जाम्पल ओके। अब ये दोनों अलग अलग टाइप के हो गए। सो दिस इज हेटेरोजाइगस, these are homozygous. Okay, so next term is inbreeding. Inbreeding is basically crossing between closely related members, जो कि आपस में closely related हैं, closely related members of a population. ओके, इनब्रीडिंग से क्या इंक्रीज होती है अपने को पता ही है, होमोजाइगोसिटी। जाइगोसिटी इंक्रीज होती है तो हाइब्रिड विगर डिक्रीज होता है। हाइब्रिड विगर डिक्रीज होता है तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है? जब रिसेसिव एलील्स होते हैं, रिसेसिव जो एलील्स होते हैं वो होमोजाइगस कंडीशन में पहुंच जाते हैं और फिर जनरेशन टू जनरेशन वही कैरेक्टर्स देखने के लिए मिलते हैं।
तो इसका मतलब हाइब्रिड विगर जो है वो डिक्रीज हो गया है और उसके कारण इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ गया है। आउटब्रीडिंग जो होता है वो इनब्रीडिंग का ऑपोजिट होता है, यानी क्रॉसिंग किसके बीच में होती है, रिमोट मेंबर्स या फिर बहुत डिस्टेंट मेंबर्स जो होते हैं, रिमोट मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन। ठीक है, इसके कारण क्या इंक्रीज होता है, ऑब्वियसली हेटेरोजाइगोसिटी। हेटेरोजाइगोसिटी इंक्रीज होती है तो साथ में हाइब्रिड विगर भी इंक्रीज होता है। इंक्रीज इन हाइब्रिड विगर, और ये बेटर एडेप्टेशन और बेटर इवोल्यूशन में अपने को हेल्प करता है। क्या, आउटब्रीडिंग। तो नेक्स्ट जो अपन पढ़ रहे हैं वो ये 3 टर्म्स हैं जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। सो यूजेनिक्स, यूथेनिक्स एंड यूफेनिक्स। ओके, बहुत ही सिमिलर साउंडिंग टर्म्स हैं और ऑब्वियसली कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसमें देख लेते हैं तीनों में मेजर डिफरेंस क्या है। ओके, यूजेनिक्स जो होता है वो होता है इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स और मैनकाइंड बाय अप्लाइंग द लॉज ऑफ जेनेटिक्स। ओके, लॉज ऑफ जेनेटिक्स। ओके, इसको बोलेंगे यूजेनिक्स। इसमें जेनिक्स आ रहा है तो उसके हिसाब से अपन याद रख सकते हैं दैट इट इज रिलेटेड टू जेनेटिक्स। ओके, यूथेनिक्स क्या होता है, यूथेनिक्स इज इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स और मैनकाइंड बाय प्रोवाइडिंग आइडियल एनवायरमेंटल कंडीशंस। आइडियल एनवायरमेंटल कंडीशंस। जो ग्रोथ होती है वो बहुत चीज़ों पे डिपेंड करती है, तो उनमें से एक फैक्टर ये भी होता है कि एनवायरमेंटल कंडीशंस कितनी आइडियल है हमारे आसपास। ओके, तो उसी को बोलेंगे यूथेनिक्स। सो इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स और मैनकाइंड बाय प्रोवाइडिंग आइडियल एनवायरमेंटल कंडीशंस। अगर आइडियल एनवायरमेंटल कंडीशंस नहीं मिलती हैं तो कभी कभी हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट हिंडर भी हो जाता है। नेक्स्ट टर्म इज यूफेनिक्स। यूफेनिक्स इज इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स और मैनकाइंड बाय अप्लाइंग द नॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस। ओके, knowledge of medical sciences। तो एज यूजुअल टर्म याद रखनी है और कीवर्ड याद रखना है बस, फिर उसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। सो लॉज ऑफ जेनेटिक्स, आइडियल एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड नॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस। ओके।